हेलो दोस्तों, आज हम एआरओ लैंसडॉन का 16 अक्टूबर का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत है। हमारा न्यू बैच जो कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी एसएसएसआर और एसएससी जीडी का 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेक्शन ए हमारे पास था जनरल नॉलेज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 15 है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक? तो ओपेक का सदस्य आपका कौन नहीं है? मलेशिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लाइंग शटल किससे संबंधित है? फ्लाइंग शटल इज रिलेटेड टू, तो ये किस चीज से संबंधित है? आपका वीविंग मशीन। वीविंग मशीन मतलब क्या है? आपके कपड़े बुनने की मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कथकली कौन से राज्य का नृत्य है? तो विच स्टेट डांसेस कथकली? तो ये आपका कहाँ का है? केरला, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर? तो ये है आपकी नाइल, हिंदी में जिसको आप बोलते हैं नील नदी। क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग मैसेकर विच प्लेस टुक इन विच प्लेस? तो ये आएगा आपका कहाँ? अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नर बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? व्हाट इज द एज मिनिमम रिक्वायर्ड टू बिकम अ गवर्नर? तो गवर्नर बनने के लिए आपको कितनी चाहिए? 35 साल, 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, विजय घाट किस राज्य में स्थित है? तो विजय घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है आपका दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किए गए? अर्जुन अवार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, तो ये कब किए गए? आपके 1961 में, 1961 में। क्वेश्चन नंबर 9, मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी है? विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपदा मगध? तो इसकी जो प्राचीन राजधानी है वो कौन है? राजगृह। क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट अकर्ड इन, तो ये आपकी हुई थी ब्रिटेन में। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 11, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? व्हेन डिड द आरटीआई एक्ट कम इनटू इफेक्ट? तो ये आया था आपका 2005 में, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 12, इसरो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? इसरो आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंडिया में है। इंडिया के कौन से स्टेट में है? ये बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तिथि सागर से किस पर्वत का निर्माण हुआ है? तो विच माउंटेन वॉज फॉर्म फ्रॉम द तिथि सी? तो इसका आंसर है आपका द हिमालयाज। तो हिमालय का निर्माण तिथि सागर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला माइक्रो जंगल कहाँ बनाया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट माइक्रो फॉरेस्ट विल बी बिल्ट इन, तो ये कहाँ होगा? आपका छत्तीसगढ़ में। गोबी रेगिस्तान से दुनिया का पहला क्वांटम विज्ञान उपग्रह किसकी सहायता से लॉन्च किया गया? द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम साइंस सैटेलाइट वाज लॉन्च फ्रॉम द गोबी डेजर्ट विद द हेल्प ऑफ, तो इसका आंसर है आपका चाइना, चीन। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास बी है दैट इज जनरल साइंस, तो इसमें आपके 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? व्हाट इज द मेन एलिमेंट दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी? तो वो आपका कौन सा है? प्रोटीन। हमारे बॉडी का मेन एलिमेंट कौन है? प्रोटीन है। वाटर जो आप लिख के आए हैं बहुत सारे बच्चे, तो वो उसका आंसर नहीं है। वाटर तो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पित्त रस का कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? तो बाइल जूस का काम होता है इमल्सीफाइंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, तो फैट्स एंड ऑयल को ये इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई का मतलब होता है आपका पायसीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तारों की दूरी किस पैमाने में नापी जाती है? इन व्हाट स्केल इज द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स मेजर्ड? तो ये नापी जाती है आपकी किसमें? लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर्स को हिंदी में बोला जाता है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट,
गाय का दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो काउ मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन, तो इसका आंसर है आपका विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? लवण यानी सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफी? तो फोटोग्राफी में आपके जितने भी सिल्वर हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स आपका कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो सिल्वर के जितने भी, चाहे AgCl हो चाहे AgBr हो, ये आपके क्या होते हैं, फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का कथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय होता है। एट हाई ऑल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस बिकॉज देयर इज, क्या होता है वहां पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है लो होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कम वायुमंडलीय दबाव या दाब। नेक्स्ट, मशरूम क्या है? व्हाट इज मशरूम? तो मशरूम एक क्या है, फंगस, फंगस यानी कवक। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, तो जो प्लेन मिरर होता है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, तो वहां पे इमेज कैसे बनती है? एक तो वर्चुअल बनती है और साथ में क्या बनती है, इरेक्ट। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी बनती है, इरेक्ट ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होगा, सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने में कौन सा तापमान समान है? टेम्परेचर विच इज सेम इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर इज, तो ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों इंटरकन्वर्टेबल होती हैं और ये आपकी कहाँ पे सेम होती है, -40 डिग्री पे। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसको मानते हैं? हु डू यू कंसिडर टू बी द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, तो इनके बीच की कौन है कड़ी, वायरस। वायरस आपका जब बाहर रहता है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, जैसे ही अगर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक लिविंग बीइंग की तरह काम करने लग जाता है। नेक्स्ट, हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बोन्स, तो इसमें कौन सा होता है, हमारे बोन्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम। ठोस से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड को चेंज करना है तो ये प्रोसेस आपकी इंग्लिश में बोलेंगे हम इसे सब्लिमेशन, और हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोला जाता है उर्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पौधे में किस प्रकार भोजन बनता है? तो व्हाट कॉजेस फूड टू बी प्रोड्यूस इन द प्लांट, तो आप सबको पता है कि प्लांट में कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 3 ओम 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा? मतलब आपको 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और वो 3 ओम के हैं और दोनों को आपने सीरीज में जोड़ रखा है, तो सीरीज 1 ओम और ये दूसरा रजिस्टर, ये भी आपका 3 ओम का रजिस्टर है और ये भी आपका कितने ओम का रजिस्टर है, तो 3 ओम का है, तो दोनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, जितने भी आपके रेजिस्टेंस हैं, जितने भी आपके प्रतिरोध हैं, उनका जितना भी सम होगा, तो आपके कितने हैं, 3 ओम प्लस 3 ओम, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 30, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहाँ पे इक्वल होते हैं, -40 डिग्री पे। सेक्शन सी मैथमेटिकल सेक्शन है और ये कहाँ से है, 31 से 45 में। क्वेश्चन नंबर 31, 16 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोले से 1 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? एक आपका स्पेरिकल बॉल हैज डायमीटर 16 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्मॉल बॉल्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर विल मेक आउट ऑफ फ्रॉम इट, तो आपको बोला कि एक बड़ा गोला है, ठीक है, और एक क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे गोले बना रहे हैं, हमें नहीं पता कि कितने गोले बन रहे हैं छोटे छोटे। जो बड़ा वाला गोला है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दे रखा है, 16, डायमीटर कितना दे रखा है, पूरा 16, तो डायमीटर आपको दे दी, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो डायमीटर कितना दे दिया आपको इसका, 16 सेंटीमीटर। आपको पता है रेडियस अगर आप इसकी निकालते हैं तो डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है, तो यानी 16 का हाफ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, तो ये तो इसका आ गया रेडियस। आपको छोटे जो गोले दे रखे हैं,
इनका डायमीटर, तो इसके डायमीटर को मैं स्मॉल डी से डिनोट करती हूँ, तो इसका डायमीटर कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो हम इसकी रेडियस निकाल देंगे। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है d/2, तो यानी 1 सेंटीमीटर/2 यानी कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब आपको बोला इसको कन्वर्ट करके आपने छोटे छोटे गोले बना रखे हैं, तो चाहे वॉल्यूम बड़े वाले का जो रहा होगा वही वॉल्यूम कितने होगा, मान लो आपके इसके कितने गोले बने, n गोले बने, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल स्पेयर, 1 स्मॉल स्पेयर। ठीक है, तो बड़े वाले वॉल्यूम, अब स्पेयर गोले का जो वॉल्यूम होता है वो आपका कितना होता है 4/3 पाई। इसमें रेडियस मैंने कैपिटल से डिनोट कर रखी है, तो 4πr3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई, इसमें रेडियस स्मॉल से दे रखी है तो स्मॉल r का क्यूब। ठीक है, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R की क्यूब अपॉन ये r कहाँ चला जाएगा, नीचे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा स्मॉल r की क्यूब। कैपिटल R कितना दे रखा, कितना निकाला हमने 8 इंटू 8 इंटू 8, और स्मॉल r कितना आया आपके पास 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 512, और 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 3 प्लेस बाद पॉइंट आ जाएगा तो 0.0125। इसको सॉल्व कर देंगे तो 512 इंटू 1000 अपॉन 125, 25 5 जा 25, 40 जा 5 8 जा, ये कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4096। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4096। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 रुपए और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि इसे वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 2400 इन 3 years, 3 साल में वो 2400 बनती है, एंड 2520 इन 4 years, और 4 साल में कितनी बन रही हो 2520 रुपए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये कंपाउंडेड एनुअली, यानी ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला दे रखा है। तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड वाले का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर n। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, R आपका रेट होता है, P प्रिंसिपल होता है जिसको सम बोलते हैं या धनराशि बोलते हैं, और A आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, तो पहले केस में आपको 3 साल दे रखे हैं, 2400 रुपए दे रखे हैं। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो चुका है वहां पे आपके पास 2400 रुपए, प्रिंसिपल P मान लीजिए, 1 अपॉन रेट कितना मान लीजिए R 100, और यहाँ पे ईयर्स कितने दे रखे हैं 3 साल, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। दूसरा आपको क्या कंडीशन दे दी कि 2520 रुपए हो जाता है वो, P प्रिंसिपल सेम था, 1 अपॉन सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अब की बार साल कितने साल में हो रहा है, ये 4 साल में हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से, तो डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2520 अपॉन 2400 इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर 4 अपॉन P 1 प्लस R/100 की पावर 3। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 वैल्यू से 4 में से 3 चली गई तो 1 बच जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास 252 अपॉन 240 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100। ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 252 अपॉन 240 माइनस 1 इज इक्वल टू R/100। तो यहाँ ये सॉल्व हो जाएगा, एलसीएम ले सकते हैं आप इसका, 240 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 240, यहाँ पे हो जाएगा 252 माइनस 240 इज इक्वल टू R/100। इससे इसको माइनस करेंगे तो 12 अपॉन 240 इज इक्वल टू R/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 2 जा 24 कट जाएगा, 2 5 जा 10 कट जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू R/5, और R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि A और B मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, B अकेला 30 दिन में उसे पूरा कर सकता है, तो अब A अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। A and B completes a work in 12 days. If B completes it in 30 days, then in how many days will A complete it? तो A अकेले उसको कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएगा। आपको गिवन है कि A प्लस B कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 12 दिन में। B अकेला वो कितने दिनों में कर रहा है वो काम, 30 दिन में। आपको निकालना है कि A कितने दिन में करेगा। पहले तो हम इनके एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 30 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो वो कितना आता है 60, यानी 12 5 जा 60 और 30 2 जा 60, यानी A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी है 5,
और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। बी की अकेले की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 3। अगर ये 3 की एफिशिएंसी काम कर रहा है, टोटल दिन 60 लग रहे हैं, तो इसको अकेले में कितने दिन लगेंगे 20 दिन लगेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यानी मीन ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको पता है 1 2 3 4, ये सारे आपके 1 से स्टार्ट होने वाले सारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 से लेकर 10 नेचुरल नंबर यही हो गए। इन सब का आपको क्या निकालना है मीन। तो मीन बराबर आपको फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मतलब ये जितनी भी वैल्यूज हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का सम अगर आप करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते आप अगर 10 तक प्लस करते हैं, और टोटल ये कितने नंबर है आपके पास 10 है, तो इन सब का अगर आप सम करते हैं तो ये 55 आता है। तो 55/10 यानी इसका मीन कितना हो जाएगा 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि उस पर खर्च ना बढ़े। The price of a petrol was raised by 25%. By how much percent would a motorist reduce the petrol so that the expenditure on it does not increase? तो उसने बोला कि आपका पेट्रोल जो है, पेट्रोल महंगा हो गया, 25% महंगा हो गया, तो अगर वो अब जो पहले जितना यूज कर रहा था, अब उसको उसका अपना यूज क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि उसका खर्चा क्या ना हो, इंक्रीज ना हो। तो लेट मान के चल लो, लेट पहले प्राइस जो थी, प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, पहले पेट्रोल की प्राइस मान लीजिए आप 100 रुपए थी, ठीक है, और आप वहां पे कितना कंज्यूम करते थे, पहले आप कंज्यूम करते थे मान लीजिए 10 लीटर, तो आपका टोटल कंजप्शन, टोटल या एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, ये जो पूरा खर्चा था वो कितना रुपए आता, 100 रुपए का पेट्रोल है और 10 लीटर अगर पेट्रोल यूज करते हैं तो आप पूरा कितना रुपए खर्च करते थे पहले, 1000 रुपए। अब न्यू प्राइस जो उसने बोला, न्यू प्राइस यानी कितने % बढ़ गई है 25%, तो 25% अगर 100 का बढ़ेगा तो वो कितना रुपए हो जाएगा 125 रुपए। तो अब आपको कंजप्शन निकालना है कि कंजप्शन कितना आया होगा, कितना उसने कंज्यूम किया होगा, ताकि टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी कितना रहे, सेम 1000 रुपए ही रहे। तो एक्सपेंडिचर उतना ही है, प्राइस आपकी इंक्रीज हो चुकी है, तो कंजप्शन बराबर कितना आ जाएगा, टोटल प्राइस कितनी है 1000 रुपए, और कंजप्शन कितना है 125। तो आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कंजप्शन कितना हो रहा है 8 लीटर। तो देखो पहले कंजप्शन 10 लीटर था, तब भी उसके 1000 रुपए हो रहे थे, अब कंजप्शन उसने 8 कर दिया, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो चुका है, तो भी अब उसका एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए 1000 ही होना चाहिए, यानी कंजप्शन उसने क्या कर दिया, घटा दिया। अब घटाया कितना है उसने, 2 लीटर घटाया। आपने इसका परसेंटेज पूछा है कि ये कंजप्शन जो है ये कितना % घटा है, तो अगर आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो वो क्या होगा, आपका कितना % घटा है 2 लीटर, अपॉन पहले कितना था 10 लीटर, इंटू 100%। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 10 20, यानी 20% आपको अपना क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल का कंजप्शन जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 450 रुपए पर और उसे 10% के लॉस पर बेचा गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हानि पर बेचा गया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹450, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 450 रुपए, और उसको कितने % लॉस पे बेचा गया है, 10% लॉस पर बेचा गया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखो आपको एसपी दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है 450 रुपए, लॉस % कितना दे रखा है आपको 10%, तो मान लो सीपी कितनी है x है, तो लॉस अगर 10% का है तो यानी आपको कितने % पे बेचा है उसने, 90% ऑफ सीपी पे बेचा है, और वो कितने बराबर है आपका 450, तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450 × 100/9, 9 5 45, यानी कितना हो जाएगा इसका 90, और ये कितना हो जाएगा आपका 500 रुपए, इसकी क्या आ जाएगी सीपी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 रुपए का 4.5 वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन द सम ऑफ 800 फॉर 2.5 ईयर्स एट 4.5% पर। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, वो होता है P × R × T/100। प्रिंसिपल कितना रुपए दे रखे हैं आपको 800 रुपए, रेट कितना बोला है 4.5, और टाइम कितना दे रखा है 2.5 अपॉन 2 0 से 2 0 चले गए, ठीक है,
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 4.5 इंटू 2.5। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32 और 4 36 इंटू 2.5। अब 36 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 9। तो यानी आपका इंटरेस्ट कितने रुपए का आ गया, 90 रुपए। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आर देयर। तो ट्राइंगल जो है आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक आपके होते हैं एंगल बेस्ड और दूसरे होते हैं आपके साइड बेस्ड। ठीक है, तो एंगल के बेस पे आपके पास 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। एक होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक आपका आता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें सारे एंगल आपके कितने होते हैं, एक्यूट एंगल के। और तीसरा आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, यानी एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ऑब्ट्यूज यानी 90 से बड़ा, बाकी के कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और साइड के बेसिस पे जो 3 होती हैं, वहां पे आपका होता है, एक होता है स्केलिन, जिसमें तीनों साइड क्या होती हैं, अलग होती हैं। दूसरा होता है आपके पास आइसोसेलेस, जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं। और लास्ट आपका होता है इक्विलेटरल, जिसमें तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। राइट आंसर आपका एंगल पे पूछा है, तो एंगल पे कितने टाइप के हो गए, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आपको ये क्वेश्चन दिया गया था 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y अपॉन, इनमें अनुपात दिया गया था 3x प्लस 5y बराबर 18 अपॉन 29। और आपको पूछा गया था कि x अपॉन y की वैल्यू कितनी होगी, x रेशियो y का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था। 29 इंटू 2 58x प्लस 29 इंटू 3 87y इज इक्वल टू 18 3 ज़ा 54x और 18 5 ज़ा 90। इस वाले एक साइड ले लीजिए, 58x माइनस 54x बराबर 90y माइनस 87y। तो 58 में से 54 माइनस हुआ तो आपका बचा 4x बराबर 3y और x अपॉन y बराबर कितना हो गया, 3 अपॉन 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन। नेक्स्ट 400 का 25% क्या होगा, व्हाट विल बी द 25% ऑफ 400। 25% यानी अपॉन 100 इंटू 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 100। एक 150 वोल्ट है तथा 50 नट बोल्ट है, दोनों में से आधों पर जंग लग गया तो कुल प्रायिकता निकालिए। सबके कितनों पे आपका जंग लगा है, उसकी आपको क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। देयर आर 150 वोल्ट्स एंड 50 nut bolts. If rust is applied on half of them, then find the total probability. आपके पास जो बोल्ट्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 150। आपके पास जो नट बोल्ट्स दे रखी हैं वो कितनी दे रखी हैं, 50। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, बोल्ट प्लस नट बोल्ट कितने हो गए, 150 प्लस 50 दैट इज 200। ठीक है, और आपको बोला है इनमें हाफ में क्या लग चुका है, जंग लग चुका है। तो अब रस्ट वाले कितने हो गए, 150 का हाफ कितना हो जाएगा आपके पास, 75। नट बोल्ट में जिनमें रस्ट लगा है वो कितनी हो जाएंगी, 50 का हाफ कितना हो जाएगा, 25। तो टोटल जो रस्ट लगा है, टोटल रस्ट वाले कितने हो जाएंगे, 75 प्लस 25 दैट मीन्स आपके कितने हो जाएंगे, 100। तो आपको इन्हीं की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपके कितने रस्ट लगे हुए कितने, 100, टोटल कितने आपके पास 200। अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 4/7, इनका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो तीनों के बेस पे 7 है तो 7 को 7 लिख लीजिए और ऊपर के सारे न्यूमरेटर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 7/7 यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 43, -35 -29। आपको पता है कि माइनस माइनस जो होते हैं, अगर आप सेम साइन होते हैं तो वो एडिशन होते हैं, लेकिन साइन इसका आता है माइनस का। तो 35 और 29 को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 64, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। नेक्स्ट, वन फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 1 फुट। तो 1 फुट में आपके कितने इंच होते हैं, 12 इंच।
अब सेक्शन डी जो आपका रीजनिंग से रिलेटेड था, जिसमें आपके 46 to 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, रेडियो लिसनर देन फिल्म इज बिलोंग टू। अगर रेडियो लिसनर से रिलेटेड है तो फिल्म किससे रिलेटेड होगा? रेडियो श्रोता से रिलेटेड है तो फिल्म किससे रिलेटेड होगा? व्यूअर से। फिल्म को कौन देखता है? दर्शक ही देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? दर्शक यानी व्यूअर, ठीक है। अब जो आपका 47 क्वेश्चन था ये था फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। इनमें से जो अलग है उसको आपने क्या करना है? अलग करना है। कार, ट्रैक्टर, बस और ट्रेन। तो देखो, कार हो, बस हो और ट्रैक्टर हो, ये सारे पेट्रोल या डीजल व्हीकल होते हैं, जबकि ट्रैम जो है आपकी ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। तो इसका ऑड वन आउट में आंसर क्या हो जाता है? आपका ट्रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोची जूते से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चश्मा से डैश संबंधित है। तो शूज इज रिलेटेड टू कॉपलर, ठीक है। शूज किससे रिलेटेड है? कॉपलर से। जूते जो होता है वो मोची बनाता है। उसी तरीके से स्पेक्टिकल्स किससे रिलेटेड होता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारे आईज का डॉक्टर होता है। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, 49 क्वेश्चन जो इसमें है, इसमें आपको दिया गया था कि इफ a इज इक्वल टू प्लस, b इज इक्वल टू माइनस, c इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, d इज इक्वल टू डिवाइड, ठीक है। ये आपको दे रखे थे कि a प्लस है, b माइनस है, c मल्टीप्लाई है और d क्या है? डिवाइड है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। 16a, 14c, 6d, 33b, 6, ठीक है। तो 16a का मतलब क्या है? प्लस, 14 c का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, 6 d का मतलब क्या है? डिवाइड, 3 b का मल्टीप्लाई क्या है? -6। अब आपको ये पता है कि जहां पे ये रूल लगता है वहां पे आपका कौन सा रूल लगता है? बॉड मास। तो बॉड मास क्या कहता है? ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं, ऑफ भी आपका कहीं पे दे नहीं रखा। डिवीजन तो सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड कहाँ पे दे रखा है? ये। तो 3 का डिवाइड अगर 6 में देंगे तो कितना आएगा? 16 + 4 इंटू 3 2 जा 6 होता है तो 2 -6। अब डिवीजन के बाद क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर देना है तो 16 + 14 2 जा कितना होता है? 28 -6। फिर क्या आता है? एडिशन। तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये ऐड कर दीजिए। इसका कितना हो जाएगा? 44 और -6, 44 में से माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 38।